हेलो एवरीवन। राज स्टडी वाला ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल को हम लोग क्या पढ़ेंगे? 10 अप्रैल को हम लोग पढ़ेंगे द हिंदू और दैनिक भास्कर में एमपी और इंडिया दोनों का इसमें करंट शामिल होगा। साथ ही इसी के साथ साथ हम लोग मैं आपको क्या करूँगा कि लास्ट में प्री प्री वाले क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे और मेंस वाले 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन बड़े बड़े रहेंगे, तो उन क्वेश्चन का क्या करना, आप लोग उसको हल करके लिखिएगा, ठीक है, मेंस के हिसाब से। तो उसमें ये रहता कि आप लोग ये देखेंगे कि आज का जैसे इसमें जो थंबनेल रहेगा 10 अप्रैल द हिंदू इन दैनिक भास्कर के बारे में, राइट। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो आज का पहला आर्टिकल आप लोग देखेंगे। तो पहला आर्टिकल आज का है, ये द हिंदू से लिया गया आर्टिकल है। तो इसमें जो दिया गया है, हेलो एवरीवन, राज स्टडी वाला ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का आर्टिकल नंबर पहला है कि इसमें देखेंगे कि हाउस होल्ड डेब्ट सर्ज टू न्यू हाई बाय दिसंबर 2023। आप लोग जब देखेंगे कि ऐसे जो अभी जो रिसर्च संगठन के द्वारा आप लोग जब देखेंगे, अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट डेप्ट लेवल के बारे में जो जानकारी दी गई है कि इंडिया का जितना भी डेप्ट है ना, डेप्ट के बारे में जो जानकारी दी गई है कि दिसंबर 2023 में इंडिया का डेप्ट हाउस होल्ड आप लोग जब देखेंगे, जिसे बोलते हैं घरेलू ऋण में आप लोग जब देखेंगे कि दिसंबर में जीडीपी का 40% का इसमें क्या हो, इंक्रीजिंग हो, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रेस। तो क्या हो जाएगा, इंडिया के सामने आखिरकार डिस्ट्रेस की समस्या हो जाती है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है इकोनॉमिक संकट, यानी कि आपदा की स्थिति में पहुंच जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ जब देखें सर्च टू न्यू हाई बाय दिसंबर 2023, तो दिसंबर 2023 में आप लोग जब देखेंगे कि इसका जो इंडिया में जितना डेप्ट रेट है, घरेलू ऋण है, तो घरेलू ऋण के रूप में आप लोग जब देखेंगे उसमें तो 40% के, उसमें जीडीपी का 40% के रूप में उसमें क्या है, इंक्रीज हुआ है, जिसको बोलते हैं सर्ज हुआ है। तब इसके कारण ये होगा कि व्हाट में भी कॉन्ट्रैक्चर ए साइन ऑफ राइजिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इंडिया हाउस होल्ड डेब्ट रेट। ये भी आप लोग यहाँ ये भी इसको देखेंगे कि इंडिया के कितने परसेंट का इसका इंक्रीज हुआ है। तो आप लोग जब देखें 40% इसमें इंक्रीज हुआ है। बट वहीं आप लोग जब देखेंगे सितंबर 2023 में क्या हुआ था कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जब क्या किया गया था, एस्टिमेट के आधार पर कुछ अनुमानित आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। उसी के आधार पर आप लोग जब देखें 2022 और 2023 में जैसे फरवरी में इसी प्रकार के डाटा प्रकाशित किए गए थे। लेकिन जब वर्तमान का जो रवैया है ना, वर्तमान रवैया आप लोग जब देखेंगे कि 40% तो इसमें हो रहा है कि इन घरेलू ऋण में वृद्धि हो रही है। और जबकि आप लोग जब देखेंगे कि सेविंग में आप लोग जब देखें केवल 5% की वृद्धि हुई। तो इसका अगर आप लोग निष्कर्ष के रूप में देखें, तो निष्कर्ष इसका क्या निकलेगा, तो आखिरकार इंडिया में इसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है, इफेक्ट क्या क्या होंगे। तो इसका सार के रूप में यदि आप लोग जब देखेंगे, मैं आपको बिल्कुल निष्कर्ष के रूप में इसमें बताऊंगा। तो निष्कर्ष में क्या हो जाएगा कि यदि आप लोग ये भी देख सकते हैं कि वर्तमान में जो इंडिया की इकोनॉमी है, तो आखिरकार अभी तक जैसे जितने भी भारतीय थे उनके दिमाग में ये था कि अधिक से अधिक बचत करना चाहिए, बट वो सही नहीं है। वो सही इसलिए नहीं क्योंकि अगर यदि मान के चले अगर कोई इंसान अगर ये अपने पास जो उसके पास धन है, पैसा है, यदि अपने पास कंट्रोल करके रखता, मान के चलिए कोई गोल्ड में निवेश करता, गोल्ड खरीद के अपने पास रखता, तो किसी काम का नहीं है। लेकिन इसीलिए अगर आप लोग जब देखें डेब्ट के रूप में जो इंक्रीजिंग हुआ है तो सही है। लेकिन आप लोग जब देखेंगे ये वर्तमान समय के लिए तो सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप लोग जब देखेंगे इंडिया की इकोनॉमिक्स यानी फाइनेंशियल स्टेटस जैसे बैंकिंग सिस्टम हो जाएगा, तो बैंकिंग संस्थानों के पास क्या हो जाएगा, बैंकिंग संस्थानों के पास आप लोग जब देखेंगे ना, तो ये एनपीए की समस्या सामने आ सकती है। अब जैसे एनपीए की जब समस्या आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऋण में इसमें कमी हो जाएगी, ऋण के जैसे जब कटौती हो जाएगी तो आर्थिक विकास इसमें रुक जाएगा। जैसे जब आर्थिक विकास इसमें रुकेगा तो बेरोजगारी की समस्या सामने आ जाएगी। बट वर्तमान में जैसे है, तो वर्तमान में लगभग 60 टर्म इसका देखा जाए 60 टाइम के लिए, तो 60 टाइम में यह रहेगा कि वर्तमान में जैसे सेविंग कम है तो सही है, क्योंकि जैसे ऋण की अगर मात्रा बढ़ रही है तो आखिरकार कहीं ना कहीं इसका निवेश हो रहा है तो अधिक से अधिक रोजगार बढ़ेंगे, जैसे स्टार्टअप हो जाएंगे, मेक इन इंडिया कार्यक्रम हो जाएगा। तो ये सही है, लेकिन वर्तमान समय के लिए सही है। लेकिन इसी के साथ यदि अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉन्ग टर्म के संबंध में के रिलेशन में इसका क्या हो, इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। वहीं आप लोग जब देखेंगे कि 5% के रूप में जो इसका सेविंग है, तो सेविंग के बारे में तो सही है कि अगर जितना
कम से कम लोग यदि सेविंग करेंगे तो अधिक से अधिक निवेश करेंगे, या ये भी हो सकता है कि अधिक से अधिक लोग खर्च करें। यदि खर्च करेंगे तो फिर भी तो रहेगा कि मार्केट में सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे जब मान के चलिए कि इसमें जब डेथ रेट हो रहा है कि इसमें क्या है कि जब डेब यानी कि ऋणों में वृद्धि हो रही है, तो जैसे जैसे जब ऋणों में वृद्धि होगी तो आखिरकार मानव के पास परचेसिंग पावर में इंक्रीजिंग हो जाएगी ना, वो भी हो सकता है इंक्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिए कि यह डेब्ट के बारे में एक आर्थिक संकट समस्या आगे चल के हो भी सकती है यदि कंट्रोल नहीं किया गया तो। क्योंकि जैसे बैंकों के पास हो जाता है कि जैसे जितने भी बैंक हैं, बैंकों के पास जब मान के चलिए आप लोग जब देखेंगे कि बैंकों में जैसे एनपीए बढ़ा, जैसे जब बैंकों के पास जब एनपीए बढ़ने लगता है तो गवर्नमेंट के द्वारा वर्तमान में क्या किया गया है, जितने भी बैंक है बैंकों के सामने जो एनपीए है, तो एनपीए को कंट्रोल करने के लिए आप लोग जब देखेंगे तो बैड बैंकों की स्थापना की गई है। 2021 में आप लोग जब देखेंगे भारत सरकार के द्वारा बैड बैंकों की स्थापना की गई। कौन सी बैंक? बैड बैंकों की स्थापना की गई थी, राइट। और मूव करें अगले आर्टिकल में। तो अगला आर्टिकल आप लोग जब देखेंगे ये है स्टेट बैंक कंपेल्ड टू मूव कोर्ट अगेंस्ट सेंटर सुप्रीम कोर्ट। तो इसके बारे में देखेंगे कि ये किससे इसका रिलेशन है। तो आप लोग जब देखेंगे सेंटर, केंद्र और स्टेट के बीच क्या हो जाता है, विवाद की समस्या सामने आ जाती है, राइट। तो अगला आर्टिकल देखेंगे स्टेट बैंक कंपेल्ड टू मूव कोर्ट अगेंस्ट सेंटर सुप्रीम कोर्ट। कि जितने भी जैसे राज है ना, तो राज के बारे में आप लोग जब याद रखिएगा कि जैसे भारतीय संविधान के भाग नंबर 11 और 12 में देखेंगे सेंटर और स्टेट के बारे में जो है, तो क्या सेंटर और स्टेट के बारे में रिलेशन बताए गए हैं। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 11 में क्या दिए गए हैं कि जैसे सेंटर और गवर्नमेंट के बीच आप लोग जब देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन दिए गए हैं। बट पार्ट नंबर 12 में क्या दिए गए हैं कि फाइनेंशियल रिलेशन उसमें दिए गए, जहाँ तक मुझे पता है। या पहले में विधिक रहेंगे, पार्ट नंबर 11 में विधिक रिलेशन रहेगा और पार्ट नंबर 12 में फाइनेंशियल रहेगी, राइट। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या हुआ, स्टेट बैंक कंपेल्ड टू मूव कोर्ट अगेंस्ट सेंटर सुप्रीम कोर्ट। तो स्टेट है जितने हैं, स्टेट क्या हुआ कि जैसे सेंटर गवर्नमेंट इसमें क्या करे, तो सेंटर गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं यहाँ से इसमें राज है, जितने राज्य सरकारों को क्या रही, आप लोग जब देखेंगे राज्य सरकारों को कंपेल यानी कि मजबूर कर रही है, लाचार कर रही है। तो ये स्टेट कहाँ मूव करके चले गए सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे जब चले जाएंगे तो आप लोग जब इसको देखेंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 246 में क्या प्रावधान किए गए कि इंडिया में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, दोनों को आप लोग जब देखेंगे अलग अलग शक्तियों के पृथक्करण के भी शक्तियों का अलग अलग बंटवारा किया गया है, राइट। पावर ऑफ सेपरेशन के बारे में जानकारी दी गई है। तो अब आखिर इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए कारण। एक तो कारण इसमें ईडी वाला हो जाएगा। कारण जैसे ईडी आती तो ईडी के द्वारा क्या करती कि जैसे सेंटर गवर्नमेंट रहती तो सेंटर गवर्नमेंट क्या करती, ईडी को अपने एक टूल्स के रूप में उपयोग करती। अगला आप लोग जब देखेंगे सीबीआई रहेगा, सीबीआई को क्या करेगी, सेंटर गवर्नमेंट इन दोनों एजेंसियों के क्या करती है, अपने टूल्स के रूप में उपयोग करती है। जैसे वर्तमान में बीजेपी सरकार है, जब इसके पहले जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस भी इसी प्रकार का करती थी पहले भी। अभी भी जैसे राहुल गांधी बोले कि हम जब आएंगे हम लोग भी ईडी और सीबीआई की इसी तरह प्रयोग करेंगे। अगला आप लोग जब देखें जैसे गवर्नर रहता है ना, तो गवर्नर क्या करता है कि गवर्नर सेंटर का आदमी रहता, तो सेंटर का आदमी रहता है, राज्यों के क्या करता है, राज्यों क्या परेशान करके रखता है। जैसे वर्तमान में देखें आप लोग जब देखेंगे तो केरल हो जाएगा। अब और अगली समस्या क्या रहती, अगली समस्या रहती है कि इसके जो आप लोग कारण में देखें ना, कारण कौन कौन से हो जाएंगे, तो कारण आप लोग याद रखिएगा। कारण जैसे एक सेंटर की तरफ से हो जाएंगे, दूसरे राज्य की तरफ से हो जाएंगे। और अगला आप लोग जब देखें जैसे संविधान में लिखा है कि जैसे संघवाद के रूप में आप लोग जब देखें वर्तमान में संघवाद है ना, तो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म है, मतलब कि स्पर्धात्मक संघवाद है। कौन सा, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद का रूप वर्तमान में चल रहा है। जैसे दो राज्यों के बीच जो कंपटीशन चल रहा है उसी को बोलते हैं प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। तो वर्तमान में जैसे केंद्र के कारण हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएगा, सीबीआई हो जाएगा, ईडी हो जाएगी, राज्यपाल हो जाएगी। यही आप लोग जब देखेंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 312 में जैसे ऑल इंडिया सर्विस वाले हो जाएंगे, उसको उपयोग करेंगे। अगला आप लोग जब देखें जैसे वित्त मंत्रालय हो जाए, वित्त विभाग हो, वित्त कमीशन हो जाएगा, वित्त फाइनेंशियल जैसे कमीशन रहता है तो इनके लिए समस्या हो जाती। आप लोग ये भी देखेंगे ना, आपकी राज्य सरकार जितने भी केंद्र सरकार हो गए, अगला कारण कि राज्यों के पास क्या है,
राज्यों के पास ये रहता है दोस्त कि आखिरकार जितनी भी आपदाएं आती तो आखिरकार किसी न किसी भौगोलिक क्षेत्र में आती ना, किसी न किसी राज्य में आती। वर्तमान में आप लोग जब देखें केरल में देखेंगे, कर्नाटक में देखें, तो यहाँ क्या रहा है, वाटर डिस्ट्रेस के रूप में आपदा आ रही, वाटर क्राइसिस चल रहा है। वाटर क्राइसिस जब चल रहा है तो आखिरकार उसका मैनेजमेंट कहाँ से करें, इसके लिए भी धन की समस्या होती ना, तो धन केंद्र से आएगा। तो उसी लिए केंद्र से जैसे जब धन आएगा तो आप लोग जब देखेंगे, जैसे 15वें वित्त आयोग के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन की गई थी कि 41% राज्यों को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बट क्या होता है कि जब यहाँ बीच अलग अलग गवर्नमेंट रहती ना, तो बेहतर रूप से यहाँ दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, ना तो गवर्नमेंट के बीच, न तो गवर्नर ढंग से काम कर पाता। जैसे अगर राज्य सरकार क्या करेगी कि अगर राज्य सरकार फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ गवर्नमेंट है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ सेंटर गवर्नमेंट है, यहाँ सारे गवर्नर बैठे हैं, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ करी कि कोई बिल अगर मान के चलिए पास किए, तो जैसे बिल पास करेंगे तो गवर्नर क्या करता है कि आर्टिकल नंबर 200 के तहत तो अपने पास सुरक्षित कर लेता, लेकिन आर्टिकल नंबर 201 के तहत क्या कर लेता है कि ये क्या कर लेता है कि हम गवर्नर है तो किसके लिए रिजर्व कर लेगा, कोई भी बिल आएगा तो रिजर्व करके रख लेगा, किसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख लेता है। इसीलिए तो आप लोग जब देखें दक्षिण भारत के राज्य चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो इसीलिए कंपेल्स के अगेंस्ट के रूप में चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ चले गए ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सेड ए स्ट्रीम ऑफ स्टेट आर कंपेल टू द अप्रोच के बारे में जानकारी दी गई है। तो अब आखिरकार इसमें ये भी देखेंगे, इसका सोल्यूशन के रूप में तभी निकलेगा कि जैसे राज्यों को कम से कम कुछ ना कुछ स्वायत्ता देनी चाहिए। इसीलिए आप लोग जैसे ये वाले में देखें, केरला जैसे फ्लड वाला एरिया हो जाएगा, सो डायरेक्टली इसमें हो जाएगा, कोर्ट ब्लेमिंग हो जाएगा। कोर्ट ब्लेमिंग के साथ साथ आप लोग यहाँ देखें कर्नाटक आखिरकार कहना है कि रिक्वेस्ट है कि आखिरकार फाइनेंशियल रिलीफ तो देना चाहिए ना, फाइनेंशियल रिलीफ फ्रॉम द सेंटर टू ट्रेड ओवर द ग्रेप के बारे में जानकारी दी। यहीं आप लोग जब देखें और कौन सी संकट यहाँ जैसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चलने लगता है, ये भी तो समस्या है एक प्रकार की। आप लोग ये भी देखेंगे जैसे नेशनल डिजास्टर की जो समस्या आती है तो उसका आखिरकार रिस्पॉन्स यानी फंड के रूप में 6 मंथ का जो फंड रहता, तो पूरा फंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता, तो ये क्या रहता है, कुल मिला के केंद्र राज्य के बीच संबंध बिगड़ जाते हैं। विशेषकर संबंध तब बिगड़ जाते हैं जब केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें बैठती हैं। तो इसका सलूशन यही होगा कि आप लोग जब देखेंगे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट रहती, स्टेट गवर्नमेंट रहती, तो सुप्रीम कोर्ट जैसे जब इसमें हस्तक्षेप करती ना, तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि भाई आप अपनी शक्तियों का बिल्कुल प्रॉपर उपयोग किया जाए ना। जैसे गवर्नर है तो गवर्नर क्या करे, ईडी है तो ईडी क्या करे, सीबीआई है तो सीबीआई क्या करे। तो क्या है कि सभी संवैधानिक के हिसाब से, सभी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस के अनुसार काम करना चाहिए इनको। तो चले अगले आर्टिकल में मूव करेंगे। ये अगला आर्टिकल के बारे में आप लोग इसको याद रखिए कि इंडिया में जैसे आप लोग जब देखेंगे कि सूखे से संबंधित जितने एरिया हैं, तो सूखे से संबंधित आप लोग एरिया एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि सूखा क्या है, सूखा क्या है इसके कारण, सूखा क्या है इसके कारण, तथा भारत में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का सचित्र सहित वर्णन करते हुए भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो सूखा आप लोग जब देखेंगे तो सूखे के रूप में आप लोग जब देखेंगे IMD जैसे रहता, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसे रहता है, इसकी स्थापना आप लोग जब देखें, जहाँ तक मुझे पता है कि 1875 के आसपास की गई थी। तो आप लोग जब देखते तमिलनाडु वाला एरिया हो जाएगा, महाराष्ट्र का पूर्वी इलाका हो जाएगा, MP का बुंदेलखंड वाला इलाका हो जाएगा, राजस्थान आप लोग जब देखेंगे जैसे अरावली है, अरावली के पश्चिम वाले एरिया में हो जाएगा। तो जितना पूरा जैसे थार का मरुस्थल पूरा रेगिस्तान वाला ये सूखे से प्रभावित हो जाएगा। यहीं आप लोग ये भी देखेंगे जैसे यहाँ जैसे तमिलनाडु को उत्तरी वाला एरिया हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के पश्चिम वाला एरिया हो जाएगा, कर्नाटक का पूर्वी वाला इलाका हो जाएगा, तेलंगाना का दक्षिण वाला इलाका हो जाता। तो ये क्या हो जाए, जैसे आप लोग यहाँ देखें छत्तीसगढ़ का पूर्वी इलाका हो जाएगा। तो ये क्या है, पूर्वी आप लोग जब देखेंगे सूखे से प्रभावित एरिया हैं। सूखे से प्रभावित एरिया के बारे में आप लोग जैसे याद रखेंगे, ड्राफ्ट इज ए पीरियड ऑफ द ड्रायर देन नॉर्मल कंडीशन, यहाँ एक कट चुका है तो उसको आप लोग जरूर याद रखिए। अब इसके कारण ये होता है, सूखे के बारे में आप लोग याद रखिएगा, सूखा कब डिक्लेरेशन किया जाता है, जब समान से अधिक शुष्क स्थिति की परिस्थितियों की अवधि हो, सूखे दिन जैसे दिन हो सकते, महीनों में रह सकता है। सूखे का अक्सर प्रभावित क्षेत्र के बारे में आप लोग जब देखेंगे
तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जैसे वर्तमान में आप लोग जब देखेंगे, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, इसके प्रोटेक्शन के लिए आप लोग जब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग से आप लोग जब देखेंगे याचिका में क्या कह रहे उसमें सुनवाई की गई है। तो ये वाला आर्टिकल अगले आर्टिकल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसको ज़रूर आप ये लोग याद रखें कि क्या है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को इसमें नुकसान हो जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आप लोग जब देखेंगे कि 2016 में भारत सरकार के द्वारा पीएम किसान सिंचाई स्कीम आ जाती है। आप लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें देखेंगे ना, जैसे बीज ऐसे बोना चाहिए इस एरिया में जो मतलब जो कम से कम पानी लगे। यहीं सिंचाई वाले इलाके में आप लोग क्या करेंगे, ड्रिप सिंचाई होना चाहिए। ड्रिप सिंचाई जैसे जब आप लोग करेंगे, फव्वारों के माध्यम से सिंचाई करेंगे तो वाटर का प्रोटेक्शन हो जाएगा। और अगर आप लोग करेंगे जैसे जुताई वाले इलाके में आप लोग जब देखें जुताई में क्या कर लेंगे, जुताई के साथ साथ आप लोग जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिंचाई वाला हो जाएगा, फसल कटाई के रूप में आप लोग जब देखेंगे, फसल कटाने के साथ आप लोग जब फसल बोने के लिए भी हो जाएगा। और इसमें क्या समाधान किया जा सकता, आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जैसे जब वाटर सेट के बारे में आप लोग सुना होगा, तो वाटर सेट आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे वाटर सेट क्या होता, वाटर सेट के प्रमुख उद्देश्य व घटक को बताते हुए राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को स्पष्ट कीजिएगा। ये भी 11 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अब यूपीएससी में तो पूछा जा चुका है कि वाटर सेट मैनेजमेंट क्या होता है, तो ध्यान रखिए कि वाटर सेट मैनेजमेंट क्या होता है। ये मान के चले कोई हिल एरिया यानी पहाड़ी वाला इलाका है, तो यहाँ से जितनी भी नदी है तो नदियों का प्रवाह जैसे रहता है, अलग अलग दिशा में जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, सब पानी बेकार चला जाता है। तो वाटर सेट मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या किया जाता है, जितनी भी नदियों का प्रवाह का जाता है ये पानी रहता है ना, तो जैसे नहर का निर्माण यहाँ से करेंगे तो सभी नदियों का पानी के प्रवाह को एक ही दिशा से क्या कर दीजिएगा, फ्लो मतलब प्रवाहित कर दिया जाता है, उसी के बोलते हैं वाटर सेट मैनेजमेंट। वाटर सेट मैनेजमेंट के आप लोग कंपोनेंट के बारे में देखेंगे कि वाटर सेट मैनेजमेंट क्या होता है, इसको कंपोनेंट के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। कंपोनेंट में इसमें यह हो जाएगा जैसे इंफ्रा का डेवलपमेंट किया जाएगा, रोड का डेवलपमेंट किया जाएगा, जल प्रोटेक्शन के उद्देश्य से नीति बनाए जाएंगी, इकोसिस्टम का विकास किया जाएगा। इकोसिस्टम के साथ साथ आप लोग ये भी याद रखें जैसे कृषि क्षेत्र में जैसे रहेगा मृदा सॉइल हेल्थ का निर्माण किया जाएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और कौन से इसमें समस्या और कौन कौन से इससे प्रयास किए जाएंगे आप लोग याद रखें, जैसे ये वाटर शेड एरिया हो जाए, सड़क का निर्माण करेंगे, परिवहन का निर्माण पूरा करेंगे, यातायात का प्रबंधन पूरा कर देंगे, इकोसिस्टम का डेवलपमेंट करेंगे, पर्यावरण जैसे रहेगा इसका प्रोटेक्शन कर देते हैं, ये भी वाटर शेड मैनेजमेंट में आ जाएगा। जैसे आप लोग ये भी देखेंगे नदी जोड़ो परियोजना भी वाटर शेड मैनेजमेंट में आ जाएगा, तालाब का निर्माण भी इसी के एरिया में आ जाएगा। आप लोग जब देखेंगे वनों का, आप लोग जब देखेंगे पौधारोपण जो प्रोग्राम चलते हैं ना, वो भी इसी के अंडर में आ जाएगा। तो आप लोग जब देखेंगे इसके माध्यम से क्या हो जाएगा कि आखिरकार कि इंडिया के जैसे जब देखेंगे इंडिया में कितने एग्रीकल्चर जोन हैं, तो आप लोग जब देखेंगे कि वर्तमान में जो एमपी में कृषि जोन है, तो कृषि जलवायु जो वाले क्षेत्र है, तो आप लोग जब देखेंगे 11 में है। बट आप लोग जब इंडिया में देखें कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो उसमें 15 हैं। कितने हैं? 15 हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि 15 हैं ये। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगले स्कीम के रूप में आप कौन से याद रखेंगे, जैसे आप लोग जब देखेंगे 2015 में जैसे गंगानगर से शुरू की गई थी मृदा स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड स्कीम, जैसे 2015 में लॉन्च किया गया था। और अगला आप लोग जब देखें राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसे चालू किया गया, तो इसके बागवानी पौधे रोपण बागवानी फसलों का भी रोपण यहाँ करके भी क्या किया जाता है, सूखे से प्रभावित क्षेत्र में कम किया जा सकता। और अगला आप लोग जब देखें किस प्रकार की फसलों को यहाँ बोया जाना चाहिए, तो फसल के रूप में आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ मोटे फसलों को यहाँ बोया जाना चाहिए। मोटे फसल में आप लोग जब देखें जैसे मक्का हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, तो भी दलहन फसलों को यहाँ बोना चाहिए। इससे सूखा प्रभावित जितना इलाका रहेगा तो वहाँ भी आखिरकार जैसे रहेगा। अब सूखे के कारण क्या क्या प्रभाव होते, प्रभाव के बारे में आप लोग याद रखिएगा। एक तो जैसे किसानों के सामने समस्या हो जाती, यहीं आप लोग जब देखें पर्यावरण के सामने समस्या हो सकती। अगला आप लोग जब देखेंगे फोर्ट सिक्योरिटी के बारे में, ये भी समस्या हो जाएगी। आखिरकार इंडिया में 140 करोड़ जनसंख्या, 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या, तो आप लोग उसको किसानों के सामने क्या हो जाता, आर्थिक संकट हो जाता, सामाजिक संकट होने लगता है। इनका जैसे पूरा जो मूलभूत आवश्यकता है वो इनसे प्रभावित होने लगती है। पर्यावरण के बारे में आप लोग याद रखें, जैसे जब पानी बरसेगा तो यहाँ लैंडस्लाइड होने लगते हैं। लैंडस्लाइड के साथ साथ आप लोग जब देखें तूफान चलने लगता।
और तूफान के साथ साथ आप लोग ये भी याद रखें, जैसे आग लगने की समस्या यहाँ आम बात हो जाती है। पशु पक्षी के बारे में जैसे रहता है कि पशु पक्षी यहाँ से क्या होने लगते, निपटने लगते, ख़त्म होने लगते हैं, राइट। अब हम इसके बाद हम लोग मूव करें अगले आर्टिकल में। इसको ये आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि योजना, सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन ये स्कीम चालू की। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया एनडीआरएफ के फंड के रूप में इसका निर्माण किया गया था, राइट। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ये भी देखेंगे जैसे आपदा प्रबंधन क्या है और आपदा प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये एग्रीकल्चर में क्या किया गया, एग्रीकल्चर के लिए आप लोग जब देखेंगे अलग अलग प्रकार से रहेंगे। इनोवेशन इन ट्रेडिशन मेथड रेबुलाइजिंग फार्मर इन राजस्थान के बारे में याद रखिएगा, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आखिरकार एग्रीकल्चर में कौन कौन से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप लोग जब देखेंगे सूखे के प्रभावित को कम किया जा सकता है, तो वही इनोवेशन किया जाएगा। अगला आर्टिकल आप लोग ये याद रखिए कि 2015-16 के बजट में क्या किया गया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई स्कीम की शुरुआत की गई थी। इसी के माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, जैसे पानी की दक्षता में सुधार करेंगे, स्थानीय जलीय आप लोग जब देख फव्वारे जो सिंचाई सिस्टम है, इरीगेशन सिस्टम का जितना इरीगेशन सिस्टम को क्या करेंगे, इसमें फव्वारे के माध्यम से करेंगे तो वाटर का बेसमेंट वाटर जैसे रहता है उसका प्रबंधन किया जा सकता है। आखिरकार ये भी है ना कि जैसे जो शहरों से जितना भी वाटर निकलता है, तो शहर से जितना वाटर निकलता, तो शहर से जो वाटर निकलता है उस वाटर को भी तो मैनेजमेंट किया जा सकता है दोस्त। ये भी याद रखिए कि इसका जो नोडल मंत्रालय, इसका नोडल मंत्रालय के रूप में जल शक्ति मंत्रालय के जो रूप में इसको जरूर याद रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा 2019 में 15 अगस्त 2019 को सरकार के द्वारा क्या किया जाता, जल जीवन मिशन की शुरुआत की जाती है। जल जीवन मिशन के तहत आप लोग जब देखेंगे 15 लीटर प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन के हिसाब से आप लोग जब देखेंगे कि हर घर नल के माध्यम से प्रत्येक घर तक जल पहुंचाने का टारगेट रखा गया था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये कभी पूरा अभी हो पाएगा इतना जल्दी। अगला आप लोग जब देखेंगे ये वाला अगला आर्टिकल क्या है, स्ट्रांग लिंक बिटवीन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट एंड डायबिटीज से स्टडी के अध्ययन के रूप में आप लोग जब देखें डायबिटीज़ की जो समस्या होती है, डायबिटीज़ आप लोग जब देखेंगे ओनली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप के रूप में देखेंगे, सेकंड टाइप के रूप में। फर्स्ट टाइप के रूप में आप लोग जब देखेंगे वो होती आप लोग जब देखेंगे चाइल्डहुड में होती है। चाइल्डहुड के बाद आप लोग जब देखेंगे वयस्कों में होती। इसका आप लोग जब देखें नेवर प्रिवेंटिव किया जाए, इसका कभी भी प्रिवेंटिव नहीं किया जा सकता। बट आप लोग जब देखें जैसे एक्सरसाइज के रूप में आप लोग जब देखेंगे एक्सरसाइज के माध्यम से आज आप लोग इस बीमारी को कम किया जा सकता है। तो डाइट के रूप में ज़रूर आप लोग याद रखिएगा डायबिटीज़ के बारे में। और अगले आर्टिकल में हम लोग मूव करेंगे। तो अगला आर्टिकल जैसे ये है, तो अगला आर्टिकल आपके सामने ये वाला है कि कोचिन शिपयार्ड साइन शिप रिपेयर एग्रीमेंट विथ यूएसए नेवी के साथ। तो जैसे कोचिन शिपयार्ड के बारे में आप लोग याद रखें, तो कोचिन शिपयार्ड कहाँ है, वो आप लोग जब देखें कोचिन केरल में है। तो हाँ, इसको जैसे शिपयार्ड के बारे में आप लोग इसको याद रखिएगा, यूएसए की नेवी के साथ जैसे रिपेयर करने हैं तो कुछ एग्रीमेंट कर लिए गए हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखें। बट इतना ज़्यादा आप लोग जब इसको देखें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जितने कि वो वाले थे, इसको ज़रूर याद रखें। ये वाला क्या है कि इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे, इसी रामनवमी श्री रामलीला के सूरदर्शन के रूप में आप लोग जब देखेंगे तिलक की तैयारी पूरी ट्रायल सफलता के साथ की जा सकेगी। आप लोग देखें कि गर्भगृह में ऐसे इसमें ये प्रदान किया जाएगा, जैसे जो गर्भगृह है ना, तो भगवान श्री राम के जो अयोध्या में है, तो अयोध्या के रूप में आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया में आखिरकार मंदिर यानी कि वास्तु निर्माण शैली की कितनी मंदिर की शैली है, मंदिर की शैलियाँ देख लेंगे। और मंदिर की शैली के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे तो जैसे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की उत्तर भारत में हो जाएगी नागर शैली, यहाँ हो जाएगी बेसर शैली, यहाँ हो जाएगी द्रविड़ शैली। तो नागर शैली का आप लोग जब देख हिमालय से लेकर विंध्यन पर्वत के बीच जब रहेगा तो उसको बोलेंगे नागर शैली। जबकि विंध्यन से आप लोग जब देखें कि कावेरी नदी के बीच तक जब रहेगी उसको बोलेंगे बेसर शैली। बेसर शैली में आप लोग जब देखेंगे ट्रांजिशन पॉइंट रहते हैं, संक्रमण कली दोनों के तट इसमें पाए जाते हैं। जैसे आप लोग जब देखेंगे कि एमपी में जैसे खजुराहो में जैसे खजुराहो हो जाएगा छतरपुर में, तो वहाँ आप लोग जब देखें नागर शैली के मंदिर हो जाएंगे। जैसे दुरेहा से आप लोग 15 किलोमीटर जाएंगे ना सलेहा वाले एरिया में, तो सलेहा के आसपास आप लोग जब देखेंगे चम्मुकनाथ है, तो चम्मुकनाथ वाले इलाके में आप लोग ज़रूर उसको याद रखें, वो भी नागर शैली का मंदिर है। जैसे चित्रकूट है, चित्रकूट में जितने मंदिर है सब नागर शैली के मंदिर हैं। अब नागर शैली के मंदिर क्या होते हैं और दक्षिण भारत के मंदिर किस प्रकार होते हैं उसके ज़रूर आप लोग याद रखिएगा।
आप लोग इसको जैसे मंदिर के रूप में याद करे रखेंगे तो ये रहेगा उत्तर भारत के मंदिर रहेंगे, जबकि दक्षिण भारत के मंदिर आप लोग जब देखेंगे तो इस प्रकार के रहेंगे। तो इसको बोलते हैं शिखर, इसको ये रहेगा शिखर, इसको बोलते विमान बोलते, क्या बोले, इसको विमान बोलेंगे। और दूसरी बात ये भी देखें कि यहाँ से मंदिर रहेगा, यहाँ से इसको जो द्वार रहता है द्वार को बोलते गोपुरम। तो ये रहेगा दक्षिण भारत के बारे में। यहाँ जैसे ऊपर में क्या रहेगा, यहाँ कलश रहेगा, या आप लोग जब देखें यहाँ शिखर रहेगा, यहाँ जैसे अधिष्ठान रहेगा। अधिष्ठान के बाद अगला मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर भारत के मंदिर किस प्रकार के निर्माण होते हैं। इस प्रकार का पहले चबूतरा निर्माण कर लिया जाता है, फिर इस प्रकार का यहाँ शिखर बनाएंगे। शिखर के बाद ये आप लोग जब देखें शिखर रहेगा, यहाँ कलश रहेगा, इस ये जैसे इसको बोलते हैं जगती। जगती के बाद आप लोग यहाँ देखेंगे मंडप, मंडप के बाद अठ मंडप, अठ मंडप के बाद यहाँ रहेगा महामंडप, फिर यहाँ रहेगा गर्भगृह। गर्भगृह में आप लोग जब देखेंगे जहाँ भगवान यानी कि देवताओं की गर्भगृह वह स्थान कहलाता है जहाँ पर देवताओं की आप लोग जब देखें मूर्तियाँ स्थापित की जाती है, उसको बोलते हैं गर्भगृह। गर्भगृह की संज्ञा दी जाती है। तो सबसे मंदिर में सर्वाधिक पवित्र स्थान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है, तो उसको गर्भगृह के रूप में जाना जाएगा। इसको आप लोग जब देखें इसको क्या बोलते हैं, जगती या अधिष्ठान के रूप में जाना जाता है। तो मंदिर निर्माण की शैली, जब नागर शैली का जो निर्माण हुआ ना, तो भारत के इतिहास में पहली बार आप लोग जब देखेंगे तो होता है कि मौर्यों के शासनकाल के बाद तो शुरुआती पीरियड में ऐसे रहा, बाकी बट आप लोग जब देखेंगे कि जितने भी जैसे गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान आप लोग जब देखें मंदिर निर्माण शैली का विकास हो जाता। आप लोग जैसे जब देखें नचना जैसे रहता है, जो दूर है से थोड़ा दूर है, पन्ना जिले में नचना में आप लोग जब देखेंगे यहाँ पार्वती मंदिर है। तो पार्वती मंदिर आप लोग जब देखेंगे कि यहाँ से जो है एरिया है ना, तो उस एरिया से बाहर है। जबकि आप लोग ये वाले इलाके में देखेंगे जो चम्मुकनाथ मंदिर है, तो उसकी शिखर इसी प्रकार से है वो मंदिर का, ये सेम इसी प्रकार के नागर शैली में है। और द्रविड़ शैली में आप लोग याद रखें द्रविड़ शैली में किस प्रकार के मंदिर निर्माण किए जाते। तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर बनेंगे तो उसमें इस प्रकार के सीधे इस प्रकार के मंदिर बनेंगे। यहाँ ऐसे मतलब नीचे से ऊपर को जाएंगे तो सीधे सकरे होते चले जाएंगे। दक्षिण भारत में आप लोग जैसे दक्षिण भारत में कौन से मंदिर मैं आपको बता दूँ, जैसे बृहदुरेश्वर मंदिर हो जाएगा दक्षिण में, सब द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। और आप लोग जब देखें यहाँ से पूरा एक ग्राउंड बना दिया जाता है, यहाँ कुआं बना, यहाँ नल की व्यवस्था कर दी जाती है, यहाँ भी जगती रहेगा। बट इसको आप लोग जो शिखर की जगह यहाँ बोलते हैं इसको विमान बोलेंगे। और मंदिर यहाँ से आप लोग जब देखेंगे कि मंदिर नीचे से ऊपर, नीचे से जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे तो इतनी ऊंचाई के मंदिर होते हैं, इसीलिए इसको विमान बोला जाता है। और जो यहाँ से इनका गेट रहता है, गेट को जो क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं। तो इस तरह का मंदिर रहेगा, खेत भी रहेंगे, यहाँ मंदिर रहेगा, यहाँ गर्भगृह रहेगा। इस प्रकार को आप लोग याद रखिएगा। लक्ष्मी नारायण जी का जैसे मंदिर रहेगा दक्षिण भारत में, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ आप लोग अगला आर्टिकल याद रखिए, जैसे उड़ीसा में है ना, तो उड़ीसा में आप लोग जब देखें सूर्य मंदिर, उड़ीसा का जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर को उसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। सूर्य मंदिर का आप लोग जब देखेंगे इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1238 के आसपास आप लोग जब देखेंगे कि गंग राजवंश के जो राजा समकालीन राजा हुआ करते थे, राजा नरसिंह देव के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसके भी मंदिर शैली की आप लोग देखेंगे, इसकी मंदिर निर्माण शैली कौन सी है, तो इस मंदिर निर्माण शैली आप लोग जब देखें नागर शैली के मंदिर है ये। नागर मंदिर के शैली के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे इसको यूनेस्को के द्वारा कब शामिल किया गया था, यूनेस्को के द्वारा आप लोग जब देखेंगे, जहाँ तक मुझे पता है कि 1989 के आसपास इसको शामिल कर लिया गया था कोणार्क टेम्पल को। तो इसको जरूर याद रखें। कोणार्क टेम्पल में आप लोग ये भी याद रखें कि जैसे ये मंदिर है ना, तो इस मंदिर के रूप में आप लोग जब देखेंगे ये मंदिर बन जाएगा। मंदिर के रूप में जैसे यहाँ सूर्य मंदिर रहेगा, जो सूर्य की किरण रहेगी तो डायरेक्ट सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, राइट। और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको नामित किया गया है। और जो गंग राजवंश के बारे में आप लोग जब देखें तो गंग राजवंश पहले कहाँ रहता है, शुरुआत में गंग राजवंश यहाँ रहता है, इसको बोलते हैं पश्चिमी गंग राजवंश। बट आप लोग जब देखें रहता है 3वीं शताब्दी में रहता है, लेकिन 12वीं 13वीं शताब्दी में पहुँच जाता है, यहाँ पूर्वी गंग राजवंश रहता है। तो इसी के द्वारा उड़ीसा में आप लोग जब देखेंगे तो उसको निर्माण करता, कौन से मंदिर का निर्माण करेगा, उसको बोलते कोणार्क का सूर्य मंदिर। आप लोग उड़ीसा में और जैसे मंदिर का याद रखिएगा, जैसे उड़ीसा में और कौन मंदिर है वहाँ से आप लोग जब देखें पुरी का जैसे हो जाएगा मंदिर हो जाएगा। पुरी के साथ साथ आप लोग जब देखें कि लक्ष्मण मंदिर भी यहीं स्थित है, जहाँ तक मुझे पता है। यहीं आप लोग जब देखें उड़ीसा में आप लोग जब देखेंगे कि यहाँ एक और मंदिर है, उसका मुझे आप उसको ज़रूर याद करिए कि उसको, और एक मंदिर, यहाँ बहुत सारे मंदिर उड़ीसा में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार।
पहले अगला आर्टिकल के बारे में है कोणार्क सूर्य मंदिर, इसके बारे में आप लोग जब देखें खाद्य मिलावट के बारे में, इसको आप लोग याद रखिए। तो इसके कौन से चैप्टर से जुड़ जाएगा, तो आप लोग जब देखेंगे फूड सिक्योरिटी से जुड़ जाएगा। किससे? फूड सुरक्षा से जुड़ जाएगा। खाद्य मिलावट के रूप में फूड एडल्ट्रेशन के रूप में आप लोग जब देखेंगे तो इंटेंशनल एडल्ट्रेशन यदि फूड क्वालिटी इसमें किया जाता है तो क्या किया जाता है, क्वालिटी फॉर इकोनॉमिक गेन। इसका जो मेन मकसद रहता है इकोनॉमिक गेन रहता है, मतलब आर्थिक उद्देश्य से किया जाता है। दिस कैन इंक्लूड एडिंग ingredient, increasing weighting or volume, improving appearance, increasing shelf life and improving consistency। तो इसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है ना, तो आखिर क्या क्या रहता है कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है फूड एडल्ट्रेशन वाला, तो इसमें इकोनॉमिक गेन करने के उद्देश्य से मिलाया जाता है, राइट। तो इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जैसे इसकी क्वालिटी रहती है ना, क्वालिटी इसमें क्या हो जाती है, डिस्क्रीज हो जाती है दोस्त। तो इसको आप लोग याद रखें। इंडिया में तो भरकर चलता है ये फूड एडल्ट्रेशन, खाद्य मिलावट, दूध में मिलावट होने लगता। जैसे जैसे आप लोग जब देखेंगे ना और कौन सी मिलावट होंगी, तो मिलावट के रूप में आप लोग जैसे याद रखेंगे तो कौन कौन सी मिलावट इसमें हो जाती हैं। तो मिलावट के रूप में आप लोग जैसे देखेंगे जो स्वीट रहती है, इनकी मिठाइयाँ रहती है ना, तो जैसे जैसे आप लोग जब देखें जैसे बड़े बड़े जब फेस्टिवल पर्व चलने लगते तो ये क्या करते, जितने व्यापारी लोग दुकानदार रहते जैसे आप लोग जब पाउडर मिलाकर बेचने लगते। आप लोग छाछ में देखेंगे ना, छाछ में लोग पाउडर मिलाकर बेचेंगे, मिठाई में पाउडर मिलाकर बेचेंगे, बेसन मिलाकर बेचेंगे। इतना करप्शन चलता है इंडिया में कि खुद इसकी कुछ हद ही नहीं है। जबकि आप लोग जब देखें कि 1965 में स्पेशल जैसे खाद्य संरक्षण हेतु जैसे फसाई के द्वारा जैसे फूड सिक्योरिटी फसाई जैसे है, तो फसाई को आप लोग याद रखें कि इसकी स्थापना 2008 के 2011 के अधिनियम के तहत 2008 के तहत शायद स्थापित हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जहाँ तक मुझे पता है न्यू दिल्ली में है। अगला आर्टिकल आप लोग इसमें जब देखें ट्राइबल म्यूजियम, तो ट्राइबल म्यूजियम के बारे में ज़रूर आप लोग याद रखिए। तो इसमें क्या रहा है कि जो वर्तमान में क्या बनने जा रहा है, तो जनजाति संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर स्थापित होगा 2 टन लोहे से बना 35 फीट लंबा गोंड समुदाय का वाद्य यंत्र। अब वाद्य यंत्र के रूप में ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, वाद्य यंत्र के रूप में जिसको बोलते हैं बाना। तो बाना किसका निर्माण होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, साज ब्रज से निर्माण होता। इसके बारे में कुछ कहानी के रूप में आप लोग जब देखेंगे कि बाना इस प्रकार का, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके रूप में आप लोग जब कहानी देखें तो कहानी इसमें क्या रहती, बाना की कहानी के रूप में आप लोग जब देखेंगे कि बाना की कहानी चिड़िया की आवाज़ से टूटा प्रधान का ध्यान। इसमें रहता है कि आप लोग जब देखेंगे इनके जो गोंड देव रहते ना, जैसे गोंड ट्राइबल रहते, गोंड ट्राइबल के रूप में जो अगर गोड के देखें उनके कौन से सबसे ग्रेट गोड रहते उसको बोलते बड़ा देव। जैसे मान के चलिए गोंड व्यक्ति रहता है, गोंड व्यक्ति क्या करता है कि जैसे उसको अचानक से क्या हो जाता, अपने बड़े देव को मनाने के लिए क्या करता है, बड़े देव को जैसे जब मनाने लगता है, जैसे जब ध्यान में चिंतन में चला जाता, जैसे अचानक से एक चिड़िया आती है तो उसका ध्यान भटक जाता। जैसे उसका जब ध्यान भटक जाता तो भारी चिड़िया के समान क्या करते, जैसे उसके चू चू की आवाज़ आने लगती उसका ध्यान टूट जाता। प्रधान क्या करता कि उस आवाज़ से परेशान होकर क्या करता, पुनः आप लोग जब देखो सुनने के लिए क्या करेगा, पंख और साज की लकड़ी से क्या करेगा, एक वाद्य यंत्र बनाने लगेगा, वाद्य बनाने लगे। उसी को आप लोग जब देखें बजा बजा करके क्या करेगा कि गोंड जैसे गोंड देवता जैसे बड़ा देव रहता है, बड़ा देव के क्या करेगा, प्रसन्न करने लगे तो खुश करने के लिए काम करता है, राइट। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला आप लोग जब देखेंगे इसके साथ एक और अगर आर्टिकल जुड़ा होगा शायद मुझे मिल जाए, ये है जनजातीय संग्रहालय। तो एमपी मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम के बारे में आप लोग याद रखिए। तो ट्राइबल म्यूजियम के आप लोग जब देखेंगे कि इसकी इनॉग्रेट कब किए गए थे, इनॉग्रेट के रूप में आप लोग जब देखें इनॉग्रेट ऑन द 6 जून 2013 को बाई देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा किया गया था। इसी के साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इसका जो वास्तुकार रहेगा, तो वास्तुकार के रूप में आप लोग जरूर याद रखिएगा कि रेनोवेट इंडियन आर्किटेक्ट के रूप में याद रखें कि रेवती कामत इसके डिज़ाइन करता रहेंगे। इसको ये ज़रूर याद रखें, रेवती कामत इसके डिज़ाइन करता रहेगा। इसके आप लोग जब द्वार के देखें ना, तो द्वार आप लोग जब देखें तो इसमें 6 प्रकार के द्वार हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 6 प्रकार के इसमें द्वार पाए जाते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अगले आर्टिकल में चलेंगे तो यहाँ हम लोग जब देखें पेंटिंग से संबंधित है, पेंटिंग के बारे में आप लोग जब याद करेंगे तो कौन कौन सी पेंटिंग है, तो पेंटिंग के रूप में आप लोग ज़रूर इसको याद रखिएगा। कहाँ गया ये, आजा, ये है मिनीचर इन साउथ इंडिया पेंटिंग। मिनीचर इन साउथ इंडिया पेंटिंग में आप लोग जब याद रखेंगे तो मिनीचर आखिरकार क्या हो, तो इसको याद
याद करेगा। मिनीचर का मीन्स क्या होता है दोस्त कि इसको बोलते हैं लघु चित्रकारी। लघु चित्रकारी के रूप में आप लोग जब देखेंगे कि दक्षिण भारत की बात करा, दक्षिण भारत में आप लोग जब देखें जितने यहाँ टेम्पल होते हैं यहाँ तो गोल्ड का अधिक से अधिक प्रयोग होता, इसीलिए देखिए हैवी यूज आप गोल्ड के बारे में जानकारी मिलती है। डिवाइन क्रेचर के रूप में आप लोग जब देखें दिव्य प्रणालियों को आप लोग जब देखेंगे बड़े बड़े चित्रों के रूप में बनाया जाता। अगला आप लोग जैसे कि जो उसके केंद्र है तो केंद्र के रूप में आप लोग याद रखिएगा तो कौन कौन से इसके केंद्र है, तो केंद्र के रूप में आप लोग याद रखेंगे तंजौर पेंटिंग हो जाएगा। तंजौर पेंटिंग में आप लोग जब देखेंगे तो इसके कौन से जैसे रूलर रहेंगे, तो मराठा रूलर के द्वारा आप लोग जब देखेंगे पैट्रोनाइज किया जाता। इनका जो समय रहता तो 18वीं सेंचुरी के आसपास रहता, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ब्रिलियंट कलर पैटर्न के रूप में आप लोग याद रखिए, ये है उनकी इमेज जैसे ये। फिर अगला आप लोग कौन से इसका एरिया आ जाता है उस एरिया के बारे में आप लोग याद रखें, उसको बोलेंगे मैसूर पेंटिंग। मैसूर पेंटिंग के बारे में आप लोग इसको याद रखिएगा। डिपिक्शन ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेस, मतलब कि हिंदू देवता देवी और देवताओं को समर्पित मंदिर है। इसी के साथ आप लोग याद रखिए कि प्रत्येक पेंटिंग में 2 या अधिक आकृतियाँ बनाई जाती है। आकृति के बारे में आप लोग जब देखें रंगों में क्या रहती है, रंगों में आप लोग जब देखें डाइवर्सिटी इसमें पाई जाती है, जितने भी रंग रहेंगे। और अगले आप लोग जब देखें ये जैसे मॉडर्न पेंटिंग में आप लोग याद रखें बाजार पेंटिंग आ जाएगी। बाजार पेंटिंग के बारे में आप लोग जब देखें इसका जो इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस बाय यूरोपियन इनकाउंटर के बारे में याद रखें, इन इंडिया के बारे में। इसी के साथ आप लोग जब भारत में यूरोपीय मुठभेड़ से प्रभावित है, इस किसी भी आप लोग जब देखें इसने किसी भारतीय प्रभाव को नहीं लिया, बल्कि रोमन और ग्रीक प्रभाव को अपने आप में मिला लिया है। इसी में आप लोग इसको याद रखेंगे। जैसे स्कोर के रूप में इसके कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, तो इसका जो विषय रहेगा तो मेन इसका जो अब सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट के रूप में तो इसमें रिलीजियस रहेगा। बस इसके आप लोग जब देखें रोज़मर्रा के दैनिक जीवन से संबंधित इसमें पेंटिंग बनाई जाती है। पेंटिंग के जब आप लोग एरिया रखिएगा तो एरिया कौन से हो जाएंगे, तो आप लोग एरिया ज़रूर याद रखेंगे। तो जैसे यहाँ बिहार हो जाएगा, बिहार के बाद यहाँ उड़ीसा बंगाल वाले इलाका हो जाएंगे, राइट। अगला सबसे महत्वपूर्ण जो आज का ये पेंटिंग से रहेगा तो चित्रकारी के बारे में आप लोग याद रखिए राजा रवि वर्मा के आप लोग जब देखें कि वन ऑफ इंडिया ग्रेटेस्ट पॉइंटर के रूप में याद रखें। जो इनका आप लोग जब देखें कौन सा स्टेट हुआ करता है, तो इनका स्टेट के बारे में आप लोग जब देखेंगे इनको बोलते हैं पूर्व का राफेल भी कहा जाता है, केरला से संबंधित रहते हैं। और ये भी देखेंगे कि आधुनिक चित्रकला के रूप में आप लोग जब स्कूल के प्रोटे इन्फोर्सबल के रूप में भी काम करते हैं, तो इनको याद रखिएगा। और इनके जो मेन चित्र के रूप में आप लोग जब देखें ना कौन कौन से चित्र बनाएंगे, तो चित्र के रूप में आप लोग जब इसको देखेंगे चित्र कौन कौन से बनाएंगे, तो चित्र में आप लोग ज़रूर याद रखें कि कौन से चित्र बनेगा। तो चित्र में एपिक रामायण स्पेशली ऑन टाइटल रावण किडनैपिंग सीता। जब जिस प्रकार रावण के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे रावण वहाँ रहता है ना, रावण जैसे सीता जी को क्या करता है उठा के लंका ले जाता है, तो उसी प्रकार के जो उसके चित्र उसी के चित्र बनाए जाते हैं। अपहरण शीर्षक जो रहेगा तो रावण अपहरण सीता से संबंधित इसमें चित्र बनाए जाते हैं। और अगला आप लोग जब देखें अगला पेंटिंग वाला इलाका कौन हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में, इसको भी याद रखिएगा। तो इसमें क्या रहेगा, जो यहाँ अद्वितीय रंग रहेंगे, तो रंगों के रूप में आप लोग जब देखेंगे यहाँ सिंपल रंगों का प्रयोग किया जाता है। सिंपल रंगों के साथ साथ आप लोग जब देखें यहाँ जो चित्र किया जाता है इसका संबंध आप लोग जब देखेंगे ना 20वीं शताब्दी से रहेगा। मतलब 20वीं शताब्दी में आप लोग जब देखेंगे ये चालू हो जाता है 1901 के आसपास जैसे हो जाता है 20वीं शताब्दी चालू होता। तो जैसे आधुनिक भारत में जैसे स्वतंत्रता जैसे स्वतंत्रता सेनानी रहते अवनींद्रनाथ टैगोर रहते। अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग याद रखें, जैसे क्या करते हैं भारत माता की इसमें क्या करें, भारत माता के चित्र बनाते। भारत माता के चित्र बनाकर क्या करेंगे, लोगों को भारत में अनेक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए काम करते। और अगला आप लोग इसमें चित्रकार के रूप में याद रखेंगे नंदलाल बोस के बारे में याद रखें। आधुनिक भारतीय कला के विकास को आगे बढ़ाने के लिए नंदलाल बोस जी के द्वारा काम किए गए। नंदलाल बोस के इसलिए भी याद रखें जो भारतीय संविधान के में जो चित्रकारी के काम किए गए, तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये भी नंदलाल बोस उसमें शामिल हुआ करते थे, राइट। और आज के ये रहेंगे एमसीक्यू के बारे में आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 2013। अगला आप लोग जब देखेंगे चित्रकार राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है, तो इसको आप लोग याद रखें कि केरल राज्य से संबंधित है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत में स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कब मनाया जाता है, 16 जनवरी 2016 से मनाया जाता। इंडिया का जो है ना स्टार्टअप में कौन सा स्थान है, तो इंडिया का आप लोग जब देखें स्टार्टअप में 3rd स्थान है।
यहीं आप अगला क्वेश्चन देखें, सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप लोग जब देखिए किससे, आपदा से। आपदा से आप लोग जब देखें, जापान में स्थित एक शहर है सेंडाई फ्रेमवर्क। इसका टाइम पीरियड याद रखिए कि 2015 से लेकर 2030 तक इसका समय है। कब तक है? 2015 से 2030 तक का समय। बाना वाद्य यंत्र का संबंध किस जनजाति में पाया जाता है? इसको आप लोग याद रखिए कि गोंड समुदाय में पाया जाता है। गोंड किसको खुश करने के लिए करता है? जो इनके देवता रहते, जैसे भगवान बड़ा देव रहते, बड़ा देव को खुश करने के लिए कौन करते? प्रधान जनजाति के द्वारा किया जाता। अगला आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई स्कीम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2015-16 में की गई थी। ये आज के जैसे मेंस वाले क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा प्रबंधन के सामने चुनौतियां और सरकार के द्वारा किए जा रहे पहलों को समझाइए। ठीक, राइट। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु किए जाने वाले विधिक यानी कि लीगल प्रावधानों की स्पष्ट कीजिएगा। ये 200 नंबर में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आप दिस वीडियो। 40 मिनट का लेक्चर हो गया आज।